नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक पीएन जंक्शन के बारे में अपना व्याख्यान देने वाला हूं। लास्ट व्याख्यान के अंदर मैंने नए अर्धचालक और बाह्य अर्धचालकों के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी थी। अब मैं बाह्य अर्धचालकों से बनने वाली युक्तियों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। उसके अंदर सर्वप्रथम आता है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उपयोगी है, ये सारी बातें इसके अंदर आने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं पीएन जंक्शन को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे काम करता है, इसके बारे में अब जानकारी रख रहा हूँ। यदि हम एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक से इस प्रकार संयोजित करें कि परिसीमा पर क्रिस्टल संरचना सतत रहे, कंटिन्यूअस रहे, तो एक पीएन संधि बन जाती है। इसे एक अर्धचालक डायोड कहते हैं। पीएन संधि का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिलक्षण इसकी केवल एक ही दिशा में धारा का चालन करने की योग्यता है। इसके विपरीत उत्क्रम दिशा में यह बहुत उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। इसकी क्रियाविधि की व्याख्या हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। यहाँ ये पीएन जंक्शन को इसके अंदर बताया गया है कि एक साइड के अंदर पी प्रकार का अर्धचालक है, दूसरी साइड का एन प्रकार का अर्धचालक है। जहाँ एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहीं पर पी प्रकार के सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर होल हुआ करते हैं। किस तरह से काम करता है, तो यहाँ इसको हम दो तरह से इसको कर सकते हैं। पीएन जंक्शन विद नो एक्सटर्नल वोल्टेज, और दूसरा हम कर सकते हैं कि पीएन जंक्शन विद एक्सटर्नल वोल्टेज। तो मैं पहले पीएन जंक्शन विद नो एक्सटर्नल वोल्टेज, इसके अंदर यहाँ ये जो पीएन जंक्शन किस तरह से काम करता है ये इसके अंदर मैं इसमें बता रहा हूँ। तो यहाँ पीएन जंक्शन जब बनता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके बीच में जहाँ पी और एन प्रकार की दो सतह आपस में मिलती हैं, वहाँ एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसके अंदर फ्री चार्ज नहीं होता है, और इस क्षेत्र को डिप्लेशन लेयर के नाम से जानते हैं, जैसा इस फिगर के अंदर प्रदर्शित किया गया है। अब किस तरह से काम करता है तो एक एक करके मैं इसको बतलाता हूँ। यहाँ पी प्रभाग से होल एन प्रभाग में विस्तृत होते हैं तथा एन प्रभाग में इलेक्ट्रॉनों से पुनर्संयोजित होते हैं। अर्थात पी से होल चल करके एन में की तरफ जाते हैं, और यहाँ ये जो होल हैं वो इलेक्ट्रॉन से संयोजित होकर के ख़त्म हो जाते हैं। तो उसी तरह से एन प्रभाग से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चल करके पी प्रभाग की तरफ चलते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ विद्यमान जो होल होते हैं उनसे संयोजित होकर के और वे ख़त्म हो जाते हैं। होल तथा इलेक्ट्रॉनों का विसरण इसलिए होता है क्योंकि वे ऊष्मीय ऊर्जा के कारण अव्यवस्थित रूप में गति करते हैं, तथा इस कारण भी होता है क्योंकि दोनों प्रभागों में उनकी सांद्रताओं में अंतर होता है। कंसंट्रेशन पी भाग के अंदर होल की ज़्यादा रहती है, तो एन भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है। संधि में से होलों तथा इलेक्ट्रॉनों का विसरण बहुत
छोटे समय अंतराल के लिए होता है। संधि के निकट प्रतिवेश में कुछ होलों तथा इलेक्ट्रॉनों के पुनर्संयोजन के बाद स्वतः ही एक नियंत्रक बल स्थापित हो जाता है। यह बल एक रोधिका कहलाता है। संधि के एक ओर से दूसरी ओर होलों तथा इलेक्ट्रॉनों का विसरण इस रोधिका द्वारा रोक दिया जाता है। इस रोधिका बल की उत्पत्ति की व्याख्या हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। पी प्रभाग में कुछ होल तथा एन प्रभाग में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर विसरित होते हैं तथा पुनर्संयोजित होते हैं। प्रत्येक पुनर्संयोजन से एक होल तथा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का विलोपन हो जाता है। इस प्रक्रिया में संधि के निकटतम प्रतिवेश में पी प्रभाग में ऋणात्मक ग्राही आयन तथा एन प्रभाग में धनात्मक दाता आयन विपरीत आवेश के आवेश वाहकों से विहीन अर्थात आवेशित ही रह जाते हैं। यह स्थिति चित्र में दर्शाई गई है, जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया। तो यहाँ पर केवल दाता और ग्राही जो आयन होते हैं वो ही इसके अंदर रह जाते हैं। इस भाग के अंदर कोई फ्री चार्ज इसके अंदर नहीं होता है। यह स्थिति चित्र में दर्शा दी गई है। अब एन प्रभाग में विस्तृत होने का प्रयास कर रहे अतिरिक्त होल इन दाता आयनों के धनावेश द्वारा प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार पी प्रभाग में विस्तृत होने का प्रयास कर रहे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इन ग्राही आयनों के ऋणावेश द्वारा प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं। इस कारण होलों तथा इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण पुनर्संयोजन नहीं हो सकता। आवेशित विपरीत आवेश के आवेश वाहकों से विहीन ग्राही तथा दाता आयनों द्वारा क्षेत्र अवक्षय क्षेत्र कहलाता है। डिप्लेशन लेयर डिप्लेशन रीजन के नाम से इसको जानते हैं। अर्थात यह क्षेत्र गतिशील आवेशों होलों तथा इलेक्ट्रॉनों से रहित है। क्योंकि इस क्षेत्र में विद्युतीय आवेशित स्थिर आयन हैं, अतः यह क्षेत्र अंतराकाशीय आवेश क्षेत्र या इसी को स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। ग्राही तथा दाता आयनों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक रोधिका कहलाती है। रोधिका की एक तरफ से दूसरी तरफ की भौतिक दूरी रोधिका की चौड़ाई कहलाती है। रोधिका के दोनों तरफ के विभवांतर को रोधिका की ऊंचाई या रोधिका विभव कहते हैं। एक सिलिकॉन पीएन संधि के लिए रोधिका विभव 0.7 वोल्ट होता है, जबकि एक जर्मेनियम पीएन संधि के लिए यह लगभग 0.3 वोल्ट होता है। रोधिका बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संधि में से विस्तृत होने को हतोत्साहित करती है, अर्थात बहुसंख्यक आवेश वाहकों को उससे विस्तृत नहीं होने देती है। लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का क्या होता है? उसमें उत्तेजन के कारण अल्प संख्या में पी प्रभाग में इलेक्ट्रॉन तथा एन प्रभाग में होल उत्पन्न होते हैं। रोधिका इन अल्पसंख्यक वाहकों को संधि को पार करने में सहायता करती है, लेकिन धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, क्योंकि पीएन संधि से कोई भी बाह्य परिपथ संयोजित नहीं किया गया है। संधि में से अल्पसंख्यक वाहकों का अपवाह उतनी ही संख्या में संधि में से बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण द्वारा प्रति संतुलित कर लिया जाता है। अतः रोधिका की ऊंचाई स्वतः ही इस प्रकार समायोजित हो जाती है कि संधि में से अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का प्रवाह बहुसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह द्वारा एकदम संतुलित हो जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में बाह्य बैटरी संयोजित किए बिना भी पीएन संधि पर एक रोधिका वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। अब इसको मैं दूसरी तरह से वो करता हूँ, पीएन जंक्शन विद फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? जैसे चित्र के अंदर दिखाया है, बैटरी का जब पीएन जंक्शन का पी प्रभाग बैटरी के प्लस से जोड़ दिया जाता है और एन प्रभाग को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से जो बायसिंग है इसको फॉरवर्ड बायस के नाम से इसको जाना जाता है। माना एक बैटरी पीएन संधि डायोड से इस प्रकार संयोजित की जाती है
कि बैटरी का धनात्मक टर्मिनल P सिरे से तथा ऋणात्मक टर्मिनल N सिरे से संयोजित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस स्थिति में PN संधि अग्रबायसित कहलाती है, फॉरवर्ड बायस कहलाती है। जब PN संधि अग्रबायसित होती है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल द्वारा होल प्रतिकर्षित किए जाते हैं तथा संधि की ओर गति करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भी बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल द्वारा प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर गति करते हैं। गति के दौरान प्राप्त ऊर्जा के कारण कुछ होल व मुक्त इलेक्ट्रॉन अवक्षय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इससे विभव रोधिका घट जाती है, अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घट जाती है तथा इस प्रकार रोधिका की ऊंचाई भी घट जाती है। ये आवेश वाहक पुनर्संयोजित हो जाते हैं तथा अंतराकाशीय आकाश क्षेत्र में आवेश वाहकों की गति होने लगती है। अर्थात इस स्थिति के अंदर यहाँ जो ये रोधिका होती है, इस रोधिका का जो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है और बहुसंख्यक इसको क्रॉस करने लग जाते हैं, जिससे परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाती है। पीएन जंक्शन विद रिवर्स बायस। माना एक बैटरी पीएन संधि डायोड से इस प्रकार संयोजित की गई है कि बैटरी का धनात्मक टर्मिनल N सिरे से तथा ऋणात्मक टर्मिनल P सिरे से संयोजित है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस स्थिति में पीएन संधि उत्क्रम बायसित कहलाती है। जब पीएन संधि उत्क्रम बायसित होती है तो P प्रभाग के होल बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर तथा N प्रभाग के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि से दूर चले जाते हैं। इससे अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ जाती है तथा रोधिका विभव में वृद्धि हो जाती है। रोधिका विभव में वृद्धि से बहुसंख्यक आवेश वाहकों के लिए संधि को पार करना और मुश्किल हो जाता है, जैसा कि इस फिगर के अंदर प्रदर्शित किया गया है। हम यह भी देखते हैं कि उत्क्रम बायसित पीएन संधि डायोड में उच्च वोल्टता का एक क्षेत्र अवक्षय क्षेत्र या अंतराकाशीय क्षेत्र होता है, जो अपेक्षाकृत कम प्रतिरोध के दो प्रभागों संधि से सटे हुए P व N प्रभाग के बीच में दबा हुआ होता है। P व N प्रभाग एक संधारित्र की प्लेटों की तरह कार्य करते हैं तथा अंतराकाशीय आवेश क्षेत्र एक पैरावैद्युत की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार उत्क्रम बायस में पीएन संधि में एक प्रभावी धारिता होती है, जिसे संक्रांति धारिता या अवक्षय धारिता कहते हैं। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।